हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ पे हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे किस तरह से डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन का इंडिया के अंदर, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोथ प्रीलिम एंड मेन। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको हम जो है पहले डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। यहाँ पे हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रोल रहा है, देन क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या रोल रहा है, क्रिश्चियन मिशनरीज का यहाँ पे क्या रोल रहा है, और जो यूरोपियन यूरोपियन इंडिविजुअल्स हैं उनका क्या रोल रहा है। देन हम बात करेंगे इंडियन इंटेलिजेंसिया का, इंडियन इंटेलिजेंसिया और इंटेलेक्चुअल्स, या फिर इन्हें सोशल रिफॉर्मर भी कह सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर, इनका क्या रोल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के रोल के बारे में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी और इनका जो मेन कंसर्न था वो था प्रॉफिट मेकिंग। ओके, मेन कंसर्न था प्रॉफिट मेकिंग। एक ट्रेडिंग कंपनी थी, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, क्योंकि वो इनका मोटिव भी नहीं था। इनका मोटिव क्या था, प्रॉफिट मेकिंग इनका मोटिव था। और इन्हें जो है इनिशियली ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इंडियन एजुकेशन पे। पहले 60 साल तक इन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया इंडियन एजुकेशन के ऊपर। देन उसके बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाई हमें जो है इंडियन एजुकेशन के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जब इन्हें लगा कि भाई ये हमारे बेनिफिट के लिए है, बेनिफिट के लिए दो तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इंडियन एजुकेशन में इन्वेस्ट करना। पहला तो अगर यहाँ पे लंबे टाइम तक रहना है तो उसके लिए यहाँ के लोकल कस्टम को समझना होगा, यहाँ के लीगल गाइडलाइन को समझना होगा। ये जो है ये मानना था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, इसके लिए इन्होंने सीखा, संस्कृत सीखी, एंशंट लॉ सीखे। इसके इसके लिए इन्होंने हेल्प ली इंडियन स्कॉलर्स की। और इन्हें जो है लगा कि भाई हमें जो है एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें जो है ये फ्यू नॉलेजेबल इंडियंस हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए इंडियन लैंड के मैनेजमेंट के लिए। ओके, और सेकंड था एडमिनिस्ट्रेशन का। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे ये हायर करना चाहते थे इंडियंस को। ऐसा क्यों, यहाँ पे जो है जैसे हमने ऑलरेडी बात की, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी। यहाँ भी इन्हें लगा कि इंडियंस को अगर हायर करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो यूरोपियन है वो हाई वेजेस की डिमांड करते थे, हाई वेजेस। तो इन्हें लगा कि ये बेटर है कि लोअर एडमिनिस्ट्रेशन पे हम इंडियंस को रखें, लो वेजेस पे रखें, प्लस में थोड़ा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा तो इंडियंस के बीच में भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहेगा और हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रह पाएंगे। इस परस्पेक्टिव से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के अंदर। देन अगर हम बात करें इंडिविजुअल एफर्ट्स की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम परस्पेक्टिव से, इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लॉर्ड वॉन हॉन्स्टिंग की। लॉर्ड वॉन हॉन्स्टिंग ने जो है ओपन किया था कलकत्ता मदरसा। कब किया था, 1781 में। ओके, लॉ सो आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड वॉन हॉन्स्टिंग ने कलकत्ता मदरसा ओपन किया था 1781 में। और यहाँ पे जो है क्या सिखाया जाता था, यहाँ पे मुस्लिम लॉ जो होते थे उनके बारे में पढ़ाया जाता था, मुस्लिम लॉ, और उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती थी। और नेक्स्ट है जॉन डंकन। जॉन डंकन जो है इन्होंने संस्कृत कॉलेज ओपन किया था वाराणसी में 1791। ये कैसे ध्यान रखना है, पूरे 10 साल बाद। ओके, 1781 में कलकत्ता मदरसा ओपन किया था लॉर्ड वॉन हॉन्स्टिंग ने। उसके 10 साल बाद संस्कृत कॉलेज ओपन हुआ, जॉन डंकन ने ये ओपन किया था वाराणसी में 1791 में। यहाँ पे हिंदू लॉ की बात होती थी, हिंदू लॉ सिखाए जाते थे और उसके साथ साथ जो हिंदू फिलोसफी है वो सिखाई जाती थी। ओके, नेक्स्ट है विलियम कॉलेज ओपन किया गया। ये ओपन किया था वेलेस्ली ने। ये कब किया, 1800 में। और किस लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी, सिविल सर्वेंट्स को। किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी, जो लोकल कस्टम था इंडिया का उसके बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। बट इसे बाद में बंद कर दिया गया 1802 में। ओके, इसके ऊपर प्रीलिम क्वेश्चन जो है जनरली बनते हैं, एक दो बार पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप पे ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि कलकत्ता मदरसा किसने ओपन किया, संस्कृत कॉलेज किसने ओपन किया,
विलियम कॉलेज किसके द्वारा ओपन किया गया था। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे विलियम जोन्स की। विलियम जोन्स जो है ये जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता में। उसके साथ साथ ये लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्ट का मतलब होता है जिसे बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है। इन्हें ग्रीक भी आती थी, लैटिन आती थी, अरेबिक आती थी, साथ ही साथ ये संस्कृत पे भी काम कर रहे थे, संस्कृत सीख रहे थे ये। उसके साथ साथ जो है इन्होंने एक्सप्लोर किया एंशियंट इंडियन लॉ को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की प्रैक्टिसेस को, ट्रेडिशन को, फिलोसफी को, इन सबको जो है इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था विलियम जोन्स ने। और अपने लाइक माइंडेड इंग्लिश मैन के साथ मिलकर इन्होंने ओपन की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने ओपन की थी 1784 में। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये किसके द्वारा ओपन की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाना था विलियम जोन्स ने की थी, विद द लाइक माइंडेड इंग्लिश मैन के साथ मिलकर ये ओपन की थी। कब की थी? 1784 में की थी। ओके। और जो ये लोग थे, मीन्स इनका जो ग्रुप था विलियम जोन्स के साथ जो ग्रुप था पीपल्स का, वो दोनों की रिस्पेक्ट करते थे, दोनों ट्रेडिशन की, ईस्ट की भी और वेस्ट की भी। और इन्हें क्या बोला जाता था? इन्हें बोला जाता था ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट कौन थे? जो दोनों की रिस्पेक्ट करते थे, दोनों ट्रेडिशन की, ईस्ट ट्रेडिशन की भी और वेस्ट ट्रेडिशन की भी। इन्हें ओरिएंटलिस्ट बोला जाता था। ओके। नेक्स्ट है बेथ्यून स्कूल। बेथ्यून स्कूल जो है इसे फाउंड किया गया था बेथ्यून के द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में। कब किया गया था? 1849 में। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पहला फ्रूट है पावरफुल मूवमेंट का जो की गई थी वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग। ओके, वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग मीन्स वुमेन के लिए ये स्कूल खोला गया था, बेथ्यून स्कूल। कहाँ पे? कलकत्ता में। कब? 1849 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वुमेन जो है काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनमें। तो बेथ्यून स्कूल जो है वो पहला स्कूल था जो वुमेन के लिए था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसने खोला था? बेथ्यून ने खोला था। कहाँ पे? कलकत्ता में। कब? 1849 में। ओके। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बेथ्यून जो है ये प्रेसिडेंट थे काउंसिल ऑफ एजुकेशन के। और इनके एफर्ट्स से जो बेथ्यून है इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए गर्ल्स की एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है इन्होंने काफ़ी कुछ किया गर्ल्स और वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग। और उसी का रिजल्ट था कि जो गर्ल्स स्कूल हैं उन्हें गवर्नमेंट एड मिली, गवर्नमेंट ग्रांट इन एड मिला और इंस्पेक्शन सिस्टम मिला, इंस्पेक्शन सिस्टम। ओके। अब हम बात कर लेते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या रोल रहा। क्रिश्चियन मिशनरीज की अगर हम बात करें तो ये जो है क्रिश्चियन मिशनरी ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मॉडर्न एजुकेशन में। बट उनका पर्पस क्या था? वो किस लिए मॉडर्न एजुकेशन लाना चाहते थे? किस लिए उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मॉडर्न एजुकेशन का? क्योंकि जो मिशनरीज थी उनका मानना था कि यदि मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इंडियंस को तो उनका जो फेथ है अपनी रिलीजन में वो ख़त्म हो जाएगा। दिस वुड डिस्ट्रॉय द फेथ ऑफ इंडियन इन देयर ओन रिलीजन, और वो क्रिश्चियनिटी को अपना लेंगे। ये मानना था क्रिश्चियन मिशनरीज का। और स्पेशली जो सेरम पोर मिशनरी थी उन्होंने तो बहुत ज़्यादा काम किया है एजुकेशन सिस्टम में। ओके, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे ये एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए। बट जो इनका मोटिव था वो तो कंप्लीट नहीं हो पाया। बट यस, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया मॉडर्न एजुकेशन के रिगार्डिंग इंडिया में, क्रिश्चियन मिशनरीज ने। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनलाइटन इंडियंस का क्या रोल रहा। इनलाइटन इंडियंस ही सिर्फ ऐसे थे जो रियलिटी में वेलफेयर चाहते थे इंडियन पीपल का, वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल। बाकी सब ने जो है यहाँ पे एजुकेशन अगर स्प्रेड की है तो उनका मोटिव क्या था? अपने लिए था। बस इनलाइटन इंडियन थे जो इंडियन पीपल की वेलफेयर के लिए चाहते थे यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन। ओके। इनका मानना था, जो इनलाइटन इंडियंस थे इनका मानना था कि भाई जो हमारे यहाँ पे बुराइयां हैं, जो हमारे सिस्टम में कुछ बुराइयां हैं, हमें उन्हें छोड़कर जो कहीं से अगर हमें अच्छा कुछ मिलता है वो हमें वो अपनाना चाहिए। ये इनका मानना था। ओके। दे थॉट दैट कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है ये रेमेडी है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इल्स जो हमारी कंट्री में है उसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो डेवलपमेंट हुई एजुकेशन की कंपनी रूल के अंडर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई, क्या एक्ट आए हैं, क्या कमीशंस हुई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ से हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813 आया था।
सबसे पहला स्टेप क्या लिया गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए कंपनी रूल के द्वारा? तो सबसे पहला था चार्टर एक्ट, आया था 1813 में। इसमें क्या लिखा हुआ था? इसमें मेंशन था कि जो मिशनरीज हैं, जो इंडिया में आना चाहती हैं, यहाँ पे एजुकेशन स्प्रेड करना चाहती हैं, उनका वेलकम है। मीन्स जो है ब्रिटेन से या फिर यूरोप से कहीं से भी कोई मिशनरी यहाँ पे आना चाहती है और यहाँ पे एजुकेशन स्प्रेड करना चाहती है, तो उनके लिए वेलकम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। सेकंड था कि 1 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा हर साल के लिए। ओके, मतलब कितने का जो है बजट था इकोनॉमी के लिए, सॉरी एजुकेशन के लिए, एडुकेशन बजट दिया गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज दिया जाएगा एनुअली। ये बात हुई थी कि एनुअली 1 लाख रुपीज दिया जाएगा हर साल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट था, आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जनसंख्या थी यहाँ की, और ऊपर से बहुत ज़्यादा मतलब पिछड़ चुका था एजुकेशन सिस्टम जो है, और बहुत ही स्लोली प्रोग्रेस हो रहा था। तो ऐसे में ये जो है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट था, बट एटलीस्ट कुछ तो देने की सोची, तो ये भी सही था। बट आगे भी है कि इतना पेटी अमाउंट भी, इतना कम अमाउंट भी जो है इन्होंने 1823 तक नहीं दिया। एक्ट कब आ गया था? 1813 में। लेकिन 10 साल तक भी ये अमाउंट नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि एक कंट्रोवर्सी आ गई थी कि किस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमें लेके आना है। दो इशू एमर्ज हुए थे। पहला इशू था कि किस तरह का टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मीन्स जो यहाँ पे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वही यहाँ पे रखना है, या फिर यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम लेके आना है। ट्रेडिशनल लाइक यहाँ पे जो फिलोसफी है, यहाँ की लिटरेचर है, यहाँ के कस्टम, ये सब पढ़ाया जाता था, तो उसी को कंटिन्यू करना है, या फिर यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी इन सब के बारे में पढ़ाना है। तो ये जो है ये इशू था फर्स्ट। तो सेकंड इशू था लैंग्वेज का, कि किस लैंग्वेज में पढ़ाना है, वर्नैक्युलर में। वर्नैक्युलर का मतलब क्या है? वर्नैक्युलर का मतलब है जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, क्या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है या फिर इंग्लिश में। ये दो इशू थे। इन दो इशू की वजह से ये फंड जो है अभी भी अटका हुआ था, अभी तक जो है ये मिला नहीं था एजुकेशन पर्पज से। और ये जो है इसमें जो ट्रेडिशनल सिस्टम को, मीन्स जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे वो थे ओरिएंटलिस्ट, और जो वेस्टर्नाइजेशन को और की एजुकेशन इंग्लिश में प्रोवाइड करना चाहिए उसे बोलते थे एंजेलिसिस्ट। तो ये कंट्रोवर्सी को बोला गया ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी। हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। जो ब्रिटिश थे इन्फ्लुएंस बाय ओरिएंटलिस्ट थिंकिंग, उनका मानना था कि इंडियन को जो एजुकेशन देना चाहिए वो संस्कृत और प्रशियन में देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ एलियन लैंग्वेज। जो लैंग्वेज उनके लिए बिल्कुल ही अनजान है, अजनबी लैंग्वेज है, उसकी जगह हमें एजुकेशन इनको संस्कृत और प्रशियन में देनी चाहिए। तो ओरिएंटलिस्ट जो है वो किस चीज़ के फेवर में थे? ये स्टेबिलिटी के फेवर में थे ओवर डेवलपमेंट, इन्हें बोला गया ओरिएंटलिस्ट। तो आपको ये टर्म भी ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है कि ओरिएंटलिस्ट कौन थे या फिर एंजेलिसिस्ट कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं एंजेलिसिस्ट की। जो एंजेलिसिस्ट थे ये मानते थे कि जो ईस्टर्न एजुकेशन और लिटरेचर है ये फुल ऑफ एरर है। ओके, यहाँ पे जो है ये लाइट हेडेड है, नॉन सीरियस है, अनसाइंटिफिक है। एंजेलिसिस्ट का मानना था कि एम जो है एजुकेशन का क्या होना चाहिए, वो अपीजमेंट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कि जो यूजफुल हो और प्रैक्टिकल हो, इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि ऐसी जो अपीजमेंट के लिए हो। ओके, और इनका मानना था कि जो हमें एजुकेशन देना चाहिए यहाँ पे, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी को जो यहाँ एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए फिमेलियर विद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट, जैसे कि वेस्ट में है। ओके, रेदर देन ओरिएंटल पोइट्री। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ओरिएंटलिस्ट कौन थे, एंजेलिसिस्ट कौन थे, और ये जो फंड था 1830 में जो बात हुई थी 1 लाख रुपया दिया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें दो चीज़ें आपको, 2 पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। पहला तो क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे अलाउ किया गया था इंडिया में आने के लिए, एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़ के लिए 1 लाख रुपीज़ जो है देने की बात की गई थी, प्रपोज किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि अमाउंट दिया नहीं गया था क्योंकि ओरिएंटलिस्ट एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी आ गई थी। देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लॉर्ड मैकाउले माइन्यूट आया 1835 में।
लॉर्ड मैकाउले जो है ये इंडिया में आए थे 1834 में एज अ लो मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये एज अ लो मेंबर आए थे 1834 में। तो ये टास्क इन्हीं को दिया गया, क्योंकि लो मेंबर थे, लीगल ओपिनियन देना इनका काम था, तो इनको ये काम सौंपा गया कि भाई आप ही इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करें, जो ये ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट वाला जो है इशू है, इसको आप रिजोल्व करें। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने एक माइन्यूट निकाला जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, जिसमें इन्होंने किसके फेवर में बात की, एंजेलिसिस्ट के फेवर में इन्होंने बात की। इन्होंने कहा जो हमारे पास लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें किसको देना चाहिए, टीचिंग में देना चाहिए वेस्टर्न साइंस की। हमें जो है वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर पढ़ाना चाहिए, उसके लिए हमें ये फंड यूज़ करने चाहिए, और मीडियम जो है वो सिर्फ इंग्लिश ही रहना चाहिए। ये इन्होंने जो है सुझाव निकाला, और इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, वो थ्योरी थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग था कि जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट जो है वो किसको एजुकेशन दे, सिर्फ अपर और मिडिल क्लास को एजुकेशन दे, मासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास इतना फाइनेंस ही नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर सकते हैं अपर और मिडिल क्लास के ऊपर, बाकी की जिम्मेदारी हम दे देते हैं अपर और मिडिल क्लास को, वो नीचे फिल्ट्रेट कर देगी। इसलिए थ्योरी को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला गया। मीन्स अपर और मिडिल क्लास की ड्यूटी होगी आगे मासेस को पढ़ाना, इसे ही बोला गया फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ओके, और हमारा काम क्या होगा, हमें सिर्फ एक क्लास ऐसी क्रिएट करनी है जो ब्लड से और कलर से तो इंडियन होगी, लेकिन टेस्ट से, ओपिनियन से, मोरल से और इंटेलेक्ट से इंग्लिश होगी। इस तरह की क्लास हमें एक जनरेट करनी है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लॉर्ड मैकाउले माइन्यूट में आया था, हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। लॉर्ड मैकाउले माइन्यूट जो है कब आया था, 1835 में आया था। लॉर्ड मैकाउले जो है ये 1834 में इंडिया में आए थे एज अ लो मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इनको जो है क्या टास्क सौंपा गया था, इनको टास्क दिया गया था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ओरिएंटलिस्ट और एंजेलिसिस्ट के बीच में, उसको आप रिजॉल्व कीजिए। तो इसका रिजल्ट क्या आया था, इन्होंने फेवर किया था एंजेलिसिस्ट के फेवर में, जो है इन्होंने बताया कि एंजेलिसिस्ट की पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए। मीन्स जो एजुकेशन दिया जाना चाहिए इंडिया में वो वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर का होना चाहिए, मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की थ्योरी दी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, इसमें यह है कि गवर्नमेंट मासेस को एजुकेशन नहीं देगी, गवर्नमेंट जो है वो अपर और मिडिल क्लास को एजुकेशन देगी, और अपर और मिडिल क्लास जो है वो मासेस को एजुकेशन देगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी क्लास क्रिएट करनी है विच इज इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। आई होप आपको इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी आ गई होगी। सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एफर्ट्स ऑफ जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन के क्या एफर्ट्स रहे। जेम्स थॉमसन जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के, कब से कब तक, 1843 से 53 तक। इन्होंने जो है डेवलप की थी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम विलेज एजुकेशन के लिए, और यहाँ पे जो एजुकेशन है वो किस मीडियम में दी जाती थी, वर्नैक्युलर लैंग्वेज में, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी उसी में जो है यहाँ एजुकेशन दिया जाता था। और एजुकेशन किस सब्जेक्ट में दिया जाता था, वो थे मैंशुरेशन एंड एग्रीकल्चर साइंस। इन्हीं में क्यों दिया जाता था, क्योंकि ज़रूरत थी, यहाँ पे ट्रेन पर्सोनल की ज़रूरत थी न्यू सेटअप के लिए। यहाँ न्यू सेटअप हुआ था रेवेन्यू और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, उसके लिए ट्रेन पर्सोनल की ज़रूरत थी जो ट्रेन हो मैंशुरेशन और एग्रीकल्चर साइंस में, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे पढ़ाया जाता था। आई होप इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी आ गई होगी। सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जो है ये कब आया, ये आया 1854 में। काफी इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जो है ये कमिटी फॉर्म हुई थी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सर चार्ल्स वुड। सर चार्ल्स वुड के अंदर एक कमिटी बनी थी जिसको क्या काम सौंपा गया था, इनको काम सौंपा गया था कि आपको कंडक्ट करना है एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे इंटायर फील्ड ऑफ एजुकेशन का इंडिया के अंदर। ओके, ये काम किसको सौंपा गया था, एक कमेटी को। किसकी प्रेसिडेंसी में थी ये कमेटी, सर चार्ल्स वुड की। ओके, और इस सर्वे का रिजल्ट क्या रहा, इस सर्वे के होने के बाद एक एजुकेशनल रिपोर्ट आई जो सबमिट की गई थी 19 जुलाई 1854 को, और इसे ही बोला जाता है, इस रिपोर्ट को बोला जाता था वुड डिस्पैच। ओके,
और जो वुड डिस्पैच है इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वो किसे बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई और भी यहाँ पे वुड डिस्पैच की जगह आपको दे सकते हैं, हंटर कमीशन को कहा जाता है या फिर हार्टोंग कमीशन को, स्टैडलर कमीशन को, क्योंकि ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है वुड डिस्पैच को, जो 1854 में आया था। और ऐसा क्यों है, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जहाँ पे मास एजुकेशन की बात की गई थी कि सारी जनता को जो है इंडिया की एजुकेशन देना है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है। नेक्स्ट है इसके रिगार्डिंग की पॉइंट्स, मींस इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। जो वुड डिस्पैच है इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था, इन्होंने बोला था कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी मास को एजुकेशन देने की। ओके, और इन्होंने रेपुडिएट क्या था, रेपुडिएट का मतलब होता है रिजेक्ट करना। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को। एटलीस्ट ऐसा पेपर पे तो था ही, पेपर पे तो था ही, और मतलब जमीन पे ये हो ना हो, बट पेपर पे यही था कि भाई मासेस को एजुकेशन प्रोवाइड करने की ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट की है, कोई डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी काम नहीं करेगी। इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। सेकंड रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा हायर स्टडी का, हायर स्टडी के लिए आप इंग्लिश रख लीजिए, बट स्कूल लेवल पे जो है वर्नैक्युलर लैंग्वेज में ही एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। वर्नैक्युलर मीन्स वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आप स्कूल लेवल पे एजुकेशन दें, देन हायर स्टडीज के लिए आप इंग्लिश मीडियम में इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है, इन्होंने स्ट्रेस किया फीमेल की एजुकेशन के ऊपर, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर और टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फीमेल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग की बात की गई वुड्स डिस्पैच में। नेक्स्ट है, यहाँ पे बात किया गया कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन दी जाएगी वो कैसी होनी चाहिए, वो सेक्युलर होनी चाहिए, किसी रिलीजन बेस्ड नहीं होनी चाहिए, सेक्युलर बेस्ड एजुकेशन यहाँ पे देनी चाहिए। नेक्स्ट है, बात की गई थी यहाँ पे, रिकमेंड किया गया था कि गवर्नमेंट ग्रांट इन इट्स मीन्स ग्रांट देनी चाहिए उन इंस्टीट्यूट को जो एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। इससे इनकरेज होंगे प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी कि वो भी आए और एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे वुड डिस्पैच के रिगार्डिंग। एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। वुड डिस्पैच जो है 1854 में आया था, और ये एक कमेटी बनाई गई थी सर चार्ल्स वुड के अंडर। इन्होंने जो है रिपोर्ट दी थी 1854 में, जिसे वुड डिस्पैच बोला गया था। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार बात की गई थी मास एजुकेशन इन इंडिया की। इसके की पॉइंट क्या थे, की पॉइंट थे कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई मासेस को एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है, कोई डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है काम नहीं करेगी, इसको रिजेक्ट कर दिया था। सेकेंड, इन्होंने बात की कि जो स्कूल लेवल की एजुकेशन है वो वर्नैक्युलर लैंग्वेज में ही होगी, हायर स्टडी जो है वो इंग्लिश मीडियम में हो सकती है। नेक्स्ट, इन्होंने बात की फीमेल एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन पे और उसके साथ साथ टीचर्स की ट्रेनिंग पे। उसके बाद इन्होंने बात की कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन है वो सेक्युलर होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन्होंने कहा कि ग्रांट देनी चाहिए ताकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी इनकरेज हो एजुकेशन सेक्टर में जो है इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रीलिम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। वो है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में जो है यूनिवर्सिटीज ओपन की गई थी 1857 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कब की गई थी, 1857। आप थोड़ा रिलेट करके इस तरह याद रख लेना कि जिस साल में रिवोल्ट फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था, मीन्स फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुई थी। 1857 की क्रांति जब हुई उसी साल में जो है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटीज बनी थी। ओके, और उसके साथ साथ जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी सभी प्रोविंसेस में बनाए गए थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पूसा, बिहार। ये भी ये जो है ये सबसे पुराने इंस्टीट्यूट्स में से एक है। और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रुड़की ये भी स्टार्ट किया गया था। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रुड़की में ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1847। तो आप देख सकते हैं जो आईआईटी रुड़की है ये कितना ज़्यादा पुराना है, अंग्रेजों के टाइम का है, वो भी 1847। ये तो 1857 की क्रांति से भी 10 साल पहले का है। मीन्स आप देख सकते हैं 1947 में
हमें आज़ादी मिली थी उससे 100 साल पहले, 100 years अर्लियर ये जो है बना था इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की। एंड अगर हम बात करें जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पूषा है बिहार में, पहले ये बिहार में बना था 1911 में। अभी तो आपको पता ही होगा प्रेजेंट में ये दिल्ली में है। पूषा इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर का दिल्ली में ये शिफ्ट हो गया था 1936 में, 1936। और इसका नाम पूसा पे क्यों है, क्योंकि पूसा जगह है बिहार में जहाँ ये इनिशियली बनाया गया था। अब ये दिल्ली में भी पूषा के नाम से ही जो है फेमस है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पूषा ही बोलते हैं, पूषा इंस्टीट्यूट, तो इस नाम से ही इसे पूषा बोला जाता है। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो प्रीलिम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम थोड़ा देख लेते हैं। प्रीलिम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड वॉन हॉस्टिंग ने जो है कलकत्ता मदरसा ओपन की थी 1781 में। जॉन डनकन ने जो है संस्कृत कॉलेज ओपन किया था वाराणसी में 1791 में, मीन्स पूरे 10 साल के बाद। देन विलियम कॉलेज जो है ये वेलेस्ली के द्वारा ओपन किया गया था 1800 में। विलियम जोन्स जो है इन्होंने फाउंड की थी अपने लाइक माइंडेड इंग्लिशमैन के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कौन से ईयर में, 1784 में। ओके, बैथून स्कूल ओपन किया गया था वुमेन्स की एजुकेशन के लिए बैथून के द्वारा, कलकत्ता में ये किया गया था 1849 में। ओके, ये इंपॉर्टेंट थे प्रीलिम पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में दो चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, जो मिशनरी हैं उनको ट्रैवल कर इंडिया में आने की इजाज़त दी गई और यहाँ पे एजुकेशन स्प्रेड करने की जो है परमिशन दी गई। सेकेंडली, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए देने की बात की गई, चार्टर एक्ट 1813 में। देन जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है वो है मैकाउले माइन्यूट, जो 1835 में आया था। यहाँ पे किस चीज की बात की गई थी, यहाँ पे बात की गई थी, जो दो चीजें इंपॉर्टेंट है वो है कि जो एजुकेशन होगी वो इंग्लिश में दी जाएगी और जो टीचिंग होगा वो वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे आई थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है कि जो एजुकेशन है वो मासेस को नहीं दी जाएगी, वो दी जाएगी अपर और मिडिल क्लासेस को। देन अपर एंड मिडिल क्लासेस जो है वो मासेस को एजुकेशन देंगे। इस थ्योरी को बोला गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये कहाँ से आई थी, ये लॉर्ड मैकाउले माइन्यूट से आई थी। और उसके बाद ये वाला वर्ड भी आपको ध्यान रखना है कि मैकाउले ने बोला था कि इंडियन हमें एक ऐसी क्लास क्रिएट करनी है जो ब्लड से और कलर से इंडियन हो, लेकिन टेस्ट, ओपिनियन, मोरल और इंटेलेक्ट से इंग्लिश हो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है वुड डिस्पैच 1854 में जो आया था। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोला जाता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इन्होंने मास एजुकेशन की बात की कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मास को एजुकेशन देना। दूसरी इन्होंने बात की कि जो स्कूल लेवल एजुकेशन है वो वर्नैक्युलर लैंग्वेज में ही होनी चाहिए और जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश में हो सकती है। देन इन्होंने स्ट्रेस किया फीमेल एजुकेशन के ऊपर, वोकेशनल एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग के ऊपर। इन्होंने बात की कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे जो है एजुकेशन होनी चाहिए सेक्युलर, और इन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी ग्रांट इन एड देने की बात की थी। नेक्स्ट है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटीज बनाई गई 1857 में। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी ओपन किए गए सभी प्रोविंसेस में। उसके बाद हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पूषा बिहार में ओपन किया गया था 1911 में, और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रुड़की में ओपन किया गया था 1847, मीन्स आज़ादी से 100 साल पहले। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।